फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो दोस्तों, आज की कहानी थोड़ी लंबी होने वाली है, तो चलते हैं कहानी में। कहानी आज की जो भेजा है, ये पटना के रहने वाले रामेश्वर जी। तो चलें इनकी कहानी में ना। मैं हूं रामेश्वर और मैं एक टैक्सी चालक हूं और मैं पटना के शहर की एक कॉलोनी में एक किराए के मकान में रहता हूं। मेरा पूरा परिवार गांव में रहता है। मेरा गांव बिहार के ही शहर आरा के पास में है और मैं एक गरीब परिवार से हूं। मेरा पिताजी गांव में मजदूरी करके घर का खर्च चलाते हैं। मेरी बड़ी बहन की शादी हो चुकी है और अब मेरी भी शादी के लगभग 3 महीने हो चुके हैं और मैं ड्राइवरी के काम सीखकर पटना में किसी का टैक्सी चलाने लगा। लेकिन वह जितना पैसा देता था उस पैसे से हमारा खर्च मुश्किल से ही चल पाता था। तो मेरी बड़ी बहन जो पैसे वाली है, पैसे उसके घर में है, तो उसने हमें एक राय दिया कि बाबू, हम टैक्सी खरीद के देते हैं आपको, बैंक से निकलवा देंगे और आप जो कमाओ महीने में टैक्सी का किस्त काट करके और आधा आप रख लो और आधा हमें दे देना। मुझे उनकी राय पसंद आई। चलो, दूसरे की टैक्सी चलाने से तो अच्छा है कि अपने घर में ही काम किया जाए। घर में ही रहेगा तो पैसा, चाहे हमारे घर रहे या हमारे बहन के घर रहे, बात एक ही है। तो मैं हाँ कर दिया और बहन ने टैक्सी निकलवा ली और टैक्सी का काम हमारा सही चल पड़ा था। हम सही ढंग से कमा रहे थे, दिन रात मेहनत कर रहे थे और पैसा सही बच रहा था और किस्त भी हम मज़े से दे रहे थे बैंक का। तो इसी बीच हमारी बहन ने हमारी शादी करवा दी और शादी को 3 महीने से ज़्यादा हो चुका था और हमारी जो वाइफ थी कविता, वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी 2 महीने की और इसीलिए माँ हमारे पास लेके आ गई थी शहर में कि चलो, तुम अकेले रहते हो और बहू भी साथ में रहेगी और तुम्हारा भी देखभाल हो जाएगा और इसका मन भी लगा रहेगा। तो माँ हमारे पास में आ गई थी और गांव में हमारे घर में बाबूजी सिर्फ अकेले थे। सही चल रहा था हमारा काम। एक दिन शाम को करीब 7 बजे मैं स्टैंड पर खड़ा था, सवारी छोड़ के आया था कहीं से और मैं सोचा चलो और कोई सवारी मिल जाए आसपास की तो छोड़ के आ जाऊंगा, कुछ पैसा और कमा लूँगा। तभी हमें 2 जने दिखाई पड़े, एक औरत एक मर्द, जो हमारी टैक्सी के पास में आए। वो करीब 50-55 साल के दोनों आसपास लग रहे थे, मियाँ भी लग रहे थे, बुजुर्ग थे। आते ही बोले, बेटा चलोगे हमारे साथ में? मैंने बोला जी चलूँगा, कहाँ जाना है? तो बोले, बेटा हमें जाना है दानापुर के पास में और टाइम लगेगा वहाँ पर, और जाना भी है और आना भी है। मैं बोला जी देखो, जाना आना तो ठीक है, इतना किराया लगेगा, मैं बता दिया। 1 घंटे में आपका वेट कर लूँगा, 1 घंटे से ज़्यादा होगा तो फिर इतना पैसा होगा। मैंने सारा उनको रेट बता दिया तो वो मान गए। कह रहे, बेटा वापसी में हमें पटना जंक्शन स्टेशन पर छोड़ना है, हमें ट्रेन पकड़नी है। अरे ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। हम उनको लेकर के दानापुर साइड निकल पड़े। हम दानापुर में, वो हमें बताते जा रहे थे कहाँ जाना है और एक कॉलोनी में ले गए हमें। कॉलोनी बिल्कुल सुनसान थी। अब रात के करीब 7:30 पौने 8 करीब हो चुका था
और एक घर के पास में उन्होंने रुकवाया। सामने छोटा सा पार्क था, गाड़ी हम बिल्कुल पार्क के सामने में लगा दिया और वो दोनों प्राणी अपना थैला वाला ले कर के और बोले बेटा आप रुको यहीं पर, ठीक है ना। मैंने ठीक है जी। और वो उस घर के अंदर चले गए। उस घर में कई लोग निकल रहे थे, कई आ रहे थे, शायद कुछ प्रोग्राम चल रहा था मेरे को लगा। तो काफ़ी देर हो चुका था, लगभग 1.5 घंटा बीत चुका था। कई लोग उस घर से निकल के जा रहे थे और कई आ भी रहे थे। मैंने पता करूं ये क्या चल रहा है यहाँ पर, और हमारी जो सवारी है शायद अंदर ही हैं, उनसे पूछ लूं कि और कितना टाइम लगेगा। तो मैं अंदर चला गया। मैं जा कर के अंदर देखा, अंदर में बहुत बड़ा हॉल सा बना रखा था और बीच में एक बाबा बैठे हुए थे काले कपड़े में। वो माला फाला लगा करके बड़े रहस्यमय बंदा लग रहे थे और बहुत लोग कतार में बैठे हुए थे और कोई झाड़ फूक कर रहे थे। वो मैं समझ गया ये तांत्रिक हैं। तो हमारी सवारी ने हमें आता देख लिया तो उठ कर के हमारे पास आ गए। तो हम बाहर को चलने लगे तो भी हमारे पीछे आ गए। बोले बेटा अभी तो यहाँ बहुत भीड़ है, टाइम लगेगा, से तो एक काम करो। उन्होंने 100 रुपया मुझे पकड़ाया, बोले चले जाओ पास के होटल में कहीं होगा, आप खाना पीना खा लो ताकि भूखे ना रहो आप, और हमें टाइम भी लगेगा, है कि हमारा नंबर लग रहा है, बहुत टाइम लगेगा जैसा भीड़ देख रहे हैं हम। मैंने बोला हाँ जी लग तो रहा है, और 100 रुपया मैं लेकर के चल दिया होटल की तरफ। मेन रोड पर होटल मिला और वहाँ पर हम खाना खाए और इसके बाद हम फिर टैक्सी फिर वही पार्क के पास में लगा करके और मैं लेट गया। नींद आ गई, मुझे पता ही नहीं लगा। वही सवारी मेरे को जब जगाने की कोशिश किया तो मेरी नींद खुली। हड़बड़ा के उठा, हाँ जी, करे बेटा चलो अब चला जाए। यानी कि आपका हो गया काम जी? तो बोले हाँ जी हो गया है। मैंने घड़ी देखी, रात को 11 बज रहा था। मैंने कि बहुत देर में भी सो गया। वैसे दिन भर थका हुआ था, सुबह के निकलता हूँ 6 बजे, तो शरीर तो थक ही जाता है। और मैं उनको लेकर के चल पड़ा। यानी क्या क्या परेशानी है जी आपको? आप किस लिए आए थे यहाँ पर तांत्रिक जी के पास में? बोले बेटा क्या बताऊँ से, यानी कि नहीं बोलो आप। बोले बेटा बस हमारी एक बिटिया थी, वो 15 साल की थी और बीमारी से उसकी मौत हो गई घर में, और अब वो हमारे सपनों में आती है, पूरा परिवार के पास में कभी कभी नज़र आ जाती है, और कुछ घर में सही नहीं चल रहा बेटा। उन्होंने रुआंसी आवाज़ में बोला मुझे। मैं समझ गया उनका दर्द। नहीं चलो जी आप यहाँ पर आए हो तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो बोले हाँ तांत्रिक बाबा ने बोला है कि अब कुछ सही हो जाएगा, से एक बार और मुझे बुलाए हैं ये। तो नहीं चलो जी बहुत बढ़िया। करे बेटा एक काम और करना है। यानी कि हाँ जी बोलो। बोलो एक रास्ते में श्मशान आएगा बांस घाट के पास में, वहाँ मुझे एक छोटा सा काम करना है। उस बिटिया की कुछ कपड़े हैं, उसको हमें वहाँ फेंक करके आ जाना है। यानी कोई बड़ी बात नहीं है जी, मैं रोक दूंगा, आप चले जाना। हम उधर से निकलेंगे, गंगा घाट के साइड से ही निकलेंगे। बोला ठीक है बेटा बहुत मेहरबानी है आपकी। हम चल दिए जी। बांस घाट आया, हमने गाड़ी रोक दी। देखो जी सामने श्मशान घाट है, आप चले जाओ।
फिर वो एक थैला था, उस थैले में से कुछ एक और थैला निकाला, शायद उसमें कपड़े थे, और चले गए। तो शायद चौकीदार था गेट पर, उनसे शायद उनकी बात हुई थी कि पता नहीं कौन था, और वो तीनों प्राणी अंदर चले गए घाट के नज़दीक में। करीब आधा घंटे के बाद वो आए, नहीं कि हो गया जी काम? बोलता हाँ बेटा, कपड़े हमने डाल दिए वहाँ पर, अब चलो आप हमें पटना जंक्शन पर छोड़ दो, रात को ही कोई पैसेंजर ट्रेन मिल जाएगी तो हम निकल जाएंगे। यानी कि जाना कहाँ आपको? बोले बेटा जहानाबाद जाना है। यानी कि देखो जी, रात में तो मुश्किल है ट्रेन, अब चलो 4 बजे के आसपास शायद मिलेगी। करे कोई बात नहीं, कोई ट्रेन वगैरह लेट होगी तो मिल जाएगी, नहीं तो हम स्टेशन में बैठे रहेंगे, हमें तो जाना ही ट्रेन पकड़ कर के, तो इधर उधर क्या बैठना, वहीं जाकर बैठेंगे। यानी कि ठीक है जी। और थोड़ी देर में हम करीब वहाँ स्टेशन पर पहुँच गए, पटना जंक्शन पे, और उनको मैं वहाँ उतार दिया। और जितना तय था पैसा, उससे उन्होंने ज़्यादा ही दिया, और बोले बेटा तुम खुश रहो, बहुत बढ़िया हो आप, दूसरा कोई इतना देर रुकता नहीं। यानी कोई बात नहीं जी, से हम तो ऐसे ही हैं, मैं बोला और हंस दिया। हम सबका दुख दुख सुख सब समझते हैं, मैं बोला जीते रहो बेटा, आशीर्वाद दिया उन्होंने, और मैं वहाँ से निकल लिया। और मैं अपनी कॉलोनी में गया। घर के पास तो थोड़ा गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं थी, तो 3-4 घर के पास में एक प्लॉट खाली था, उसमें हम गाड़ी लगाते थे। वहाँ पर गाड़ी लगा करके और हम लॉक करने के लगे, तभी मेरे को पिछली सीट पर कुछ नज़र आया, और मैं देखा तो एक प्लास्टिक का लिफाफा था। मैंने उठाया, मैं समझ गया ये तो वही सवारी का है। तो देखा, उसमें चेक किया तो उसमें एक फ़ोटो फ्रेम था, उसमें एक लड़की का फ़ोटो था, 15-16 साल की, शायद वही लड़की थी जो गुजर गई थी, उनकी वही फ़ोटो, जिस हिसाब से बताए थे वही फ़ोटो था। चलो निकाल लेते हैं, कभी मुलाकात होगी तो हम दे देंगे। और फ़ोटो ले करके हम गाड़ी लॉक करके अपने घर पर आ गए। दरवाज़ा खटखटाया, माँ ने दरवाज़ा खोला, बोला बेटा आ गए? कि हाँ माँ। चलो हाथ पैर धो लो। लेकिन माँ ये एक सवारी की छूटा हुआ है, उनकी बेटी का फ़ोटो है जो मर चुकी है बेचारे की, ये रख दो, कभी मिलेंगे तो मैं उनको दे दूँगा। बोला ठीक है बेटा। फिर मैं हल्का फुल्का खाना खाया घर पर, और मैं जब सोने जा रहा था तो देखा माँ और हमारी वाइफ कविता उस फ़ोटो को बड़े ध्यान से देख रहे थे। यानी माँ रखो ना इसको, क्यों देख रही हो, तो मरी हो बेचारी। बोलता हाँ बेटा वैसे ही देख लिया था, बहुत सुंदर है ये, पता नहीं क्या हो गया इसको। यानी छोड़ो माँ, जो होना है तो हो चुका है, अब उसके पीछे क्या भागना, मैं बोला। और हम अपने कमरे में चले गए सोने के लिए। माँ का अलग कमरा था, और हम अपने कमरे में आराम से सो गए। सुबह तो नहीं हुआ था, करीब 4-1 बज रहा था। तभी कविता ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। मेरा नींद खुल गया, तो मैं उठ के बैठ गया। नहीं क्या हो कविता, क्या हुआ? वो गला अपना पकड़े हुए थी और चिल्लाई जा रही थी, रोए जा रही थी। यानी हुआ क्या, बताओगी? वो दरवाजे के साइड में इशारा किया उंगली का। मैंने उस साइड में देखा, कमरे में उजाला था ही। मैंने देखा एक परछाई सी मेरे को नज़र आई, काली परछाई, और देखते देखते फिर वो गायब हो गई। मैं एकदम सन से रह गया, और डर तो बहुत लगा मेरे को।
लेकिन मैं वाइफ के सामने डरना नहीं चाहता था। यानी कि कहाँ कुछ है, मेरे को तो कुछ नज़र नहीं आया। चलो कुछ नहीं है, क्या हुआ तुम्हारे गले में? उसने हाथ हटाया तो मैं देखा उसका गला था बिल्कुल एकदम लाल हुआ पड़ा था, और उसमें अंगुलियों के निशान जिससे किसी ने गला दबाने की कोशिश की हो। उस बिल्कुल साफ दिख रहा था, और उसका गला भी छूजा जा रहा था। यानी कि कविता हुआ क्या, तुम्हारा गला किसने दबाया ये? वो उससे बोला नहीं जा रहा था। मैं मटके में से पानी गिलास निकाल के ले आया, फिर मैं पानी पिलाया। थोड़ी देर में वो शांत हुई, फिर आहिस्ते आहिस्ते बताया, मैं आपके साथ लेटी हुई थी यहाँ पर पलंग पर, और अचानक मेरी नींद खुल गई क्योंकि मेरे सांस लिया नहीं जा रहा था। आँख खोल कर देखा तो वो फ़ोटो वाली लड़की थी, वो मेरे सीने पर बैठी हुई थी और मेरा गला दबा रही थी। मैं कितना कोशिश कर रही थी कि मैं इसको हटा दूं, लेकिन हटा नहीं पा रही थी, ना मेरे को आवाज़ निकल रहा था। मैं आपके साइड में हाथ करना चाहती थी, लेकिन मैं हाथ भी नहीं कर पा रही थी, एकदम हिल डुल नहीं सकती थी, जैसे लकवा मार गया मेरे को। बड़ी मुश्किल से मैंने भगवान का नाम लिया कि हे बजरंग बली, तब जा कर के वो मेरे को छोड़ी है, और अब उधर दरवाजे की साइड में गई थी। मैं उसकी बातें सुन कर के एकदम दहल सा गया। यानी कि मैं, लगता है कल का चक्कर मेरा पैसे के लालच में कहीं गलत तो नहीं कर बैठा मैं, और मुझे बड़ा गिल्टी फील होने लगा। यानी कि शायद ये हमारे वजह से ही वो तस्वीर इस घर में आई है और ये कांड हुआ है। मैं क्या बोलूँ अब कविता से कि गलती हमारी है कि उस बुजुर्ग दंपति को हम लेके गए दानापुर, और श्मशान घाट भी गए। हमें इस चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए थी, लेकिन सवारी को क्या मालूम, मुझे क्या मालूम सवारी कहाँ जाएगी, क्या करने वाली है, कुछ हमें पता नहीं होता। अपने मन में बहुत अफसोस करने लगा कि हमें जाना नहीं चाहिए था। और ये खास करके जो फ़ोटो हम लेके आए हैं गाड़ी में से, ये लेके घर में नहीं आना चाहिए था। शायद इसी की कारण ये लड़की यहाँ पर आई है। तब तक मम्मी दरवाज़ा पीटना शुरू किया। क्या हुआ, क्या हो रमेश्वर बेटा? मैं जाके दरवाज़ा खोला, मम्मी आ गई। क्या हुआ, तुम लोग क्यों बता क्यों नहीं रहे, चुप क्यों हो? वो डांटने शुरू कर दिया। मैंने मम्मी ऐसे ऐसे बात है, और फिर हमने शुरू से लेके अंत तक का घटना बता दी कि ऐसे ऐसे मैं उस बुज़ुर्ग को वहाँ ले गया था, और आज घर में ऐसे ऐसे कविता के साथ में हुआ है। और मम्मी सच बोलूँ तो वो परछाई मुझे भी दिखी। कविता से मैंने झूठ बोला था, वो परछाई मुझे भी दिखी थी उस लड़की की। अब मम्मी बिल्कुल हैरान थी, और वो भी डरी हुई थी, और कुछ बोली नहीं, वो सोच में पड़ गई थी। बोली, बेटा एक काम करो, सुबह तुम्हारा कोई प्रोग्राम तो नहीं है ना कहीं जाने का? लेकिन नहीं मम्मी, कोई प्रोग्राम तो नहीं है, बस स्टैंड पर जाना है, वहाँ से कोई सवारी मिले तब जाना है हमें। बोली, बेटा कल सुबह में ही हम लोग, अब सुबह तो हो ही चुकी है, और हम तड़के निकल जाएंगे, 6 बजे के आसपास हम अपने गांव चलेंगे। और गांव में हमारे एक रिश्ते में देवर लगते हैं, और वो तांत्रिक हैं, ओझा हैं, और झाड़ फूँक के काम करते हैं। लोग बाग दूर दूर से आते हैं उनके पास में। चलो वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे। नहीं ठीक है मम्मी, कविता भी राज़ी हो गई। तो हम लोग सुबह में चाय वाय पी करके, और 6:30 के आसपास हम अपने गांव की ओर गाड़ी लेकर निकल पड़े। वो फ़ोटो भी हमने साथ रख लिया। मम्मी ने बोला था कि फ़ोटो को छोड़ना नहीं, साथ में लेकर चलना है, और ओझा को दिखाना है, वो तांत्रिक को। हम अपने गांव में पहुंच गए 10 बजे के आसपास, और
बाबूजी घर पे ही थे, फ़ोन पर हमने बता दिया था ऐसे ऐसे कहानी है। तो बाबूजी हमें देख के खुश हुए, बोले बेटा क्या हो गया तुम लोग को, क्या कहानी बन गई। हमने सब कुछ बाबूजी को बताया। बोले कोई बात नहीं, मैं बुला के ले आता हूँ ओझा को। और वो चले गए। आधा पौने घंटा में ओझा को लेके आ गए। ओझा को हमने आंगन में बिठाया, धूप नहीं था, और खाट पर ही फिर हमने पूरी बात उनके डिटेल से एक एक चीज़ बता दिया। ओझा जी बोले वो तस्वीर कहाँ है। हमने तस्वीर का थैला वैसे वैसे उनको पकड़ा दिया। फिर ओझा बोले मेरी माँ से, भाभी से तुम लोग बहुत खतरे में पड़ गई हो। तो मैं बोला चाचा जी कैसी बात कर रहे हो। तो बोले हाँ बेटा, मानो न या ना मानो, नहीं चाचा जी हमें डराओ मत। बोले नहीं बेटा हम डरा नहीं रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं। तो मम्मी बोली देवर जी इसका कोई उपाय तो होगा। बोले हाँ भाभी उपाय तो है, लेकिन थोड़ा महंगा है। मैं पूछ ही लिया ये कितना महंगा है चाचा। वो तो मेरे को बचपन से जानते थे, उनके गोद में खेला था मैं। बोले रामेश्वर बेटा करीब 5-1 हज़ार रुपया लग जाएगा इसमें, और मेरे अकेले का बस का नहीं है, एक बगल के गांव से एक ओझा को लेके आना पड़ेगा। तो मैं कुछ बोलने ही वाला था कि पैसा बहुत ज़्यादा बता रहे हो चाचा, लेकिन माँ तब तक बोल दी हाँ देवर जी कोई बात नहीं हम देंगे, जान है तो जहान है, पैसा का कोई महत्व नहीं है, आज है कल नहीं है, अब अपना इंतज़ाम कीजिए और मैं पैसा ला के देती हूँ। और मम्मी अपने कमरे में चली गई पैसे लेने के लिए। तब मैं बोली पड़ा चाचा कुछ रियायत कर दो इस गरीब पर। तो तांत्रिक चाचा हंसने लगे, अरे बेटा मैं अपने आप पर 1 रुपया खर्च नहीं करता हूँ इस काम में, तू तो जानता ही है ना, से जो खर्च होता है बाहर ही होता है, काम में होता है। मैं इस पैसे से 1 रुपया अपने ऊपर खर्च नहीं करता हूँ, तो तेरे को पता नहीं है क्या। यानी कि हाँ चाचा वो तो पता है, लेकिन कुछ तो रियायत कर दो। तो हंसने लगे, और तब तक मम्मी पैसा लेकर के आ गई और पैसा तांत्रिक चाचा को पकड़ा दिया, और बोले कि मैं शाम को आऊँगा 7-8 बजे के आसपास, उस तांत्रिक को साथ में लेकर के, और सारा सामान हम लेकर के पूजा का। और वो चले गए। मम्मी ने जब तक खाना बनाना स्टार्ट कर दिया, और हम खाना खा लिए। खाना खाने के बाद में नींद आने लगी, क्योंकि कल रात हम सही ढंग से सोए नहीं थे, और हम सो गए। कविता भी सो गई, माँ और बाबूजी जगे हुए थे। जब मेरी नींद खुली ना, तो मैं पसीने से नहाया हुआ था, और मैं बिल्कुल डरा हुआ था कि मैं जो सपना देखा था, उस सपने में वही लड़की मेरे को नज़र आई थी कि मैं आगे आगे भाग रहा हूँ, और वो लड़की पीछे पीछे मेरे दौड़ रही है। और मैं जान गया हूँ कि ये भूत है, चुड़ैल है, और मैं उससे बचना चाहता हूँ, लेकिन वो हंसते हुए ज़ोर ज़ोर से मेरे पीछे पड़ी हुई है। और तभी मेरा नींद खुल गया था। बगल के बिस्तर पर कविता भी लेटी हुई थी, वो भी उठ के बैठी हुई थी। मेरे को पसीने में नहाए देख बोली क्या हुआ, सपना देखे हैं क्या। यानी कि हाँ। उसी लड़की का। यानी कि हाँ। कविता बोली मैं भी देखी हूँ, वो लड़की हमारे पीछे पीछे भाग रही है। अब मैं तो और डर गया कि एक ही सपना हम दोनों देख रहे थे।
ज़रूर बहुत बड़ी शैतान है वो लड़की, वो बहुत भयंकर चुड़ैल है शायद, तभी तो हमारे साथ में ऐसा सपना आया दोनों को एक साथ में। और हम सिहर से गए। तब तक मम्मी बोली, बेटा चाय बन गया है, आओ चाय पी लो। पसीना पोंछते हुए तौलिया से मैं गया। मम्मी बोली, क्या हुआ बेटा? फिर मैंने पूरी कहानी बताई सपने की। मम्मी फिर चुपचाप हो गई। फिर बोली, कोई बात नहीं, आते हैं तांत्रिक चाचा तेरे, सब कुछ ठीक कर देंगे। अब वाकई तांत्रिक चाचा थे हमारे, बहुत दूर दूर से उनके पास लोग आते थे और सब कुछ सबको सही कर देते थे वो, और तंत्र उनका अच्छा चल रहा था, तभी तो लोग आते थे उनके पास में। और 8 बजे के करीब दरवाजे पर आवाज़ आई, रमेश्वर बेटा, रमेश्वर बेटा। मैं जाके दरवाज़ा खोला तो देखा एक तो चाचा थे और एक गेरुआ वस्त्र में एक साधु बाबा जैसे थे। मैं प्रणाम किया उनको भी और चाचा को भी, आशीर्वाद दोनों ने दिया। नहीं चाचा आओ, आप ही के इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग। और आंगन में ही खाट पर बिठा दिया। जो साधु बाबा थे वो उठ कर के पूरा आंगन को घूम घूम करके देखने लगे। आंगन मेरा बड़ा था। फिर वो आकर के खाट पर बैठ गए और फिर तांत्रिक चाचा के कान में कुछ बोला। फिर दोनों आपस में खुसर फुसर करने लगे। मम्मी तब तक पानी वानी लेके आ गई थी। हमने पानी दिया उनको पीने के लिए और कविता चाय बना चुकी थी। चाय उनको दिया गया। चाय पीकर बोले, तांत्रिक चाचा बेटे, अब हम पूजा को कहाँ शुरू करें? नहीं चाचा, आंगन से बड़ा कोई जगह ही नहीं है, खुली जगह है, आप जहाँ मर्जी आप शुरू करो। बोले ठीक है, 1 लोटा मुझे जल दे दो ताज़ा। मैं लोटा में नल से निकाल करके और जल ला कर दे दिया। फिर वो एक थैला सामान भर के लाए थे, वो तरह तरह के, उसमें कुछ पता नहीं क्या क्या भरा हुआ था। लकड़ियाँ थी, दीपक थे, फल था और कुछ पत्ते थे और कुछ मैं नहीं जानता वो क्या चीज़ है, वो सब चीज़ें पड़ी हुई थी। उन्होंने अपना आसन लगाया और उसको फैला दिया पूरा, और एक लकड़ी का हवन कुंड बनाया और जलाने के लिए उसमें, और अपना जो घेरा था वो दीपक से, पूरा दीपक चारों ओर अपने एरिए में राउंड में लगा दिया। और फिर मेरे को बोला कि रामेश्वर बेटा, ये सारा दीपक जला दो। बोला हाँ चाचा, अभी मैं जलाता हूँ। और मैं एक एक करके दीपक जलाता गया। सारे दीपक जल चुके थे और अजीब सा माहौल हो गया था, एकदम डरावना माहौल। वो दीपक जो गोलाई में जल रहा था सर्कल में, और उनका पूजा का पूरा वो सब विधि देख करके मुझे बहुत डर लगने लगा था। मैं अपने आप को संभाल के रखा था, लेकिन मैं ही डर जाऊंगा तो हमारे परिवार के लोग भी और डर जाएंगे। वो अपना तंत्र मंत्र का क्रिया शुरू कर दिए। लकड़ी जला लिए थे और उस पर पता नहीं क्या क्या चीज़ डालते जा रहे थे, अब मंत्र बोलते जा रहे थे। वैसे गांव में तो बिल्कुल शांति थी। वो वहाँ तो सूरज डूबते ही सब कुछ खाना पीना हो करके सब लोग सो जाते हैं थोड़ी देर में। 8 बजे के आसपास सारे लोग तकरीबन सो ही जाते हैं। बिल्कुल शांति थी गांव में। तभी एकाएक हमारे दरवाजे पर कुत्ता भौंकने की आवाज़ आई। बहुत तेज तेज गुर्रा रहा था, भौंक रहा था, जैसे किसी को देख करके और भौंक रहा हो। तभी लगा कि उसको किसी ने मारा है। वो चिल्लाता हुआ हमारे दरवाजे से दूर भाग गया, लेकिन उसके चीखे
बहुत देर तक सुनाई पड़ रही थी कि वो रोए जा रहा था अपनी आवाज़ में। शायद उसको दर्द, उसे शायद गहरी चोट लगी थी। और तभी वो तेज़ तेज़ चिल्लाता हुआ दूर भागता गया और फिर शांति छा गई। तांत्रिक चाचा और वो साधु बाबा अपने काम में लगे हुए थे। और तभी मुझे लगा कि आंगन में कोई परछाई हवा के ऊपर में घूम रही है, पूरे आंगन में हमारा चक्कर खा रही है। मैं एकदम साफ देखा, वही लड़की का काली परछाई लग रही थी और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। मेरा तो एकदम दिल धक से हो गया, लगा जैसे मैं नीचे गिर जाऊंगा। मैं बाबूजी का हाथ पकड़ लिया, वो भी देखे, वो हमारे परिवार के सारे लोगों ने देखा और सभी डरे हुए थे। एक दूसरे के हम हाथ पकड़ रखे थे। हम मन मन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, भगवान हे बजरंगबली, हमें इस दुष्ट आत्मा से मुक्ति दिलाओ। और हम एक दूसरे का हाथ पकड़े यही प्रार्थना की जा रहे थे। और वो दोनों तांत्रिक अपने काम में लगे हुए थे। तभी हमने देखा कि वो जो फोटो था उस लड़की का, उसको साधु बाबा ने जो ग्लास फ्रेम में जड़ा हुआ था उसको तोड़ दिया। और तोड़ करके और शीशा अलग रख दिया और पूरा जो लकड़ी का फ्रेम था वो भी हवन कुंड में डाल दिया और तस्वीर भी डाल दिया। और वो जलने लगा बड़ी तेज, जैसे उसमें पेट्रोल लगा हो। और इसके बाद वो शीशा भी उसी में डाल दिए, वो भी चटकने लगा। और एकदम माहौल बिल्कुल डरावना हो गया था। और तभी हमें लगा कि अब वो लड़की शायद नज़र नहीं आ रही है, परछाई उसकी। और हमने बहुत देखा इधर उधर, लेकिन कहीं नज़र नहीं आई। करीब 10 मिनट और पूजा चला और उसके बाद उन्होंने मंत्र को अपना बंद कर दिया और उठ के खड़े हो गए और हमें बुलाया, आप चारों आदमी इधर आ जाओ। फिर वो साधु बाबा ने लाल रंग का धागा हमारे कलाई पे बांध दिया। बोले अब सब कुछ ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। उस आत्मा को हमने यहाँ से भगा दिया और वो कभी आप लोगों को तंग नहीं करेगी, ये हमारा वादा है। लेकिन आप कुछ दिन ये धागा पहन के जरूर रखना। अगर इसके बीच में कोई दिक्कत आती हो तो अपने चाचा से संपर्क जरूर कर लेना। मैंने बोला ठीक है जी, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो साधु बाबा बोले नहीं, कोई दिक्कत नहीं है हमारी तरफ से। और फिर अपना वो सामान समेटने लगे। सारा सामान समेट करके अपना थैले में रखा और हमने बोला आप खाना खा के जाइएगा। बोले नहीं नहीं, बहुत लेट हो चुका है, अब हम लोग अपने घर को जा रहे हैं। और वो लोग निकल गए, हमने दरवाज़ा बंद किया। अब लग रहा था कि हमारा घर बिल्कुल हमारा घर की तरह लग रहा है। तो पहले भारी भारी सा लग रहा था, अब बड़े अजीब ढंग से महसूस हो रहा था। भारी भारी से लगा हुआ अजीब सा महसूस होना अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। अब इस घर में नयापन लग रहा था हमें, जैसे हम खुली हवा में सांस ले रहे हों। तो दोस्तों, आज की कहानी हम यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, आपके पास भी कोई अपनी आप बीती हो, दोस्त मित्र को हो, तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिए, हम आपकी कहानी ज़रूर बनाएंगे। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। और इसके साथ में हमारा एक नया चैनल चल रहा है हाईवे नाइट के नाम से, उसमें भी अच्छी अच्छी कहानी हम दे रहे हैं। तो उसमें भी जा कर के विजिट कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसका लिंक हमने नीचे दे रखा है। तो दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, भगवान आपको खुश मंगल रखे। और हम मिलते हैं अगले दिन एक नई कहानी के साथ में। नमस्कार।